हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में हम 27 और 28 नवंबर का न्यूज़पेपर देखेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने जो पिछला बैकलॉग था 24, 25 और 26 को उसको कवर कर दिया। तो अभी तक आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ इसके पीछे वाले वीडियो प्लेलिस्ट बनी हुई है द हिंदू एनालिसिस की, उसमें डेट वाइज दिया गया है, आप जाके वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। पहले 27 नवंबर का, फिर 28 नवंबर का देखेंगे। पहला न्यूज़ है कॉन्स्टिट्यूशन डे के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन डे हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है और इसको नेशनल लॉ डे के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन डे के बारे में आपको कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक्स बातें पता होना चाहिए, प्रीएम्बल के बारे में पता होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में कितने स्केड्यूल्स हैं वो पता होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कितना समय लगा, कौन कौन सी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। ठीक है, और उनके जो लीगल एडवाइज़र थे उनका नाम आपको अगर पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, उनका लीगल नेम क्या है। मैं अभी पॉज करके आप ज़रूर कमेंट लिखिएगा। इसका नाम मैं बता दे रहा हूँ, बी.एन. राव। बी.एन. राव नाम था उनका। वो एक लीगल एडवाइज़र थे जो इस ड्राफ्टिंग कमेटी को एडवाइस करते थे ऑन द मैटर्स ऑफ लॉ। ठीक है, तो मेन जो कमेटी थी वो ड्राफ्टिंग कमेटी थी और जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है, और यहाँ पे फिर सुप्रीम कोर्ट में CJI का एक भाषण हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑलवेज एक्टेड एज अ पीपल्स कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और इंडियन जुडिशरी में अभी बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। कोलेजियम सिस्टम में बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, बाद में। तो ये पहला आर्टिकल था जिसमें प्रेसिडेंट मुर्मू ने भी बोला कि एक ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस बनाने की ज़रूरत है जिसमें जजेस खुद के जजेस को ना चुने। अब जैसे किसी का भाई है, बहन है, वो उसको जज बना दे रहे हैं, आज ऐसी कंडीशन हो चुकी है। तो एक मेरिट बेस्ड एग्ज़ाम हो जहाँ पे सबको हाई कोर्ट के जज बनने का और सुप्रीम कोर्ट के जज बनने का मौका मिले। ठीक है, तो ये पहला आर्टिकल था अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन डे। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। आयुष्मान भारत सेंटर को अब आयुष आरोग्य मंदिर बोला जाएगा। गवर्नमेंट ने ये नाम चेंज क्यों किया मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने किया है तो कुछ सोच के ही किया होगा, शायद इससे हेल्थ और भी बेटर हो जाए, आई डोंट नो। बस इतना ही था न्यूज़, क्योंकि नियम चेंज हुआ है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्ज़ाम के लिए। तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर, तो होप यू गेट इट। आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट मुर्मू कॉल्स फॉर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस। तो यही बोला गया है कि रिप्रेजेंटेशन इन जुडिशरी और जुडिशियल रिफॉर्म्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जुडिशरी में एक रिप्रेजेंटेशन का मैं आपको एक आंकड़ा दे दूं, जो हमारे अभी यूनियन लॉ मिनिस्टर थे कुछ दिन पहले, उनका नाम था किरण रिजिजू। उन्होंने पार्लियामेंट में एक आंकड़ा पेश किया जो कि बहुत शॉकिंग आंकड़ा था। लास्ट 75 ईयर्स में सिर्फ एक एसटी कम्युनिटी से आने वाले एक जज, क्योंकि किरण रिजिजू खुद एक ट्राइबल समाज से आते हैं, वो अरुणाचल प्रदेश से MP हैं। तो उन्होंने बताया कि पिछले 75 ईयर्स में सिर्फ एक शेड्यूल ट्राइब का जज को अपॉइंटमेंट मिली है। अब ये कोई मेरिट का एग्ज़ाम तो है नहीं कि जहाँ पे आपको मेरिट देखा जा रहा है, यहाँ पे सिर्फ जजेस ही जज को अपॉइंट करते हैं। तो ऑलमोस्ट 60% ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट आर कमिंग फ्रॉम द अपर कास्ट, क्योंकि अपर कास्ट का ही वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है। यानी अराउंड 15% ऑफ पॉपुलेशन ऑक्यूपाइंग 85% ऑफ पोस्ट फॉर लास्ट 75 ईयर्स इन जुडिशरी। तो जुडिशियल रिफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत है। वही प्रेसिडेंट मुर्मू ने बोला कि एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बनाने की ज़रूरत है जिसमें जो अपॉर्चुनिटीज़ टू लेस रिप्रेजेंटेड सोशल ग्रुप्स को मिले, और जो इंडिया की डाइवर्सिटी है जहाँ पे हर कास्ट, हर रिलीजन, हर रीजन के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, तो सबकी जो इस यूनिक डाइवर्सिटी है उसको अच्छे से जस्टिस मिल सके। क्योंकि अभी जो जजेस हैं वो थोड़े से एलिटिज़म की तरफ ध्यान देते हैं, वो एलिट किस्म के हैं, उनको अभी ग्राउंड रियलिटीज़ उतना पता नहीं है, तो दे समटाइम्स डोंट गिव जस्टिस, they interpret laws in a very proper manner, very professional, but justice, when it comes to justice, is sometimes hamper। तो रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने की ज़रूरत है और यही एक जुडिशियल रिफॉर्म्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसका आज प्रेसिडेंट मुर्मू ने भी बोला
तो होप आपको ये आर्टिकल भी समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। इंडिया ईरान रिलेशन जो कि थोड़े से क्रिटिकल पॉइंट पे चला गया है, उसको वापस से रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं विनय क्वात्रा, उन्होंने विजिट किया और 2-3 बातों के बारे में बात हुई। पहली, इजराइल और हमास के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके बारे में बात हुई। वेस्ट एशिया अगर स्टेबल नहीं रहेगा तो वहाँ पे क्या होगा, ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज होंगी। ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज होंगी तो वर्ल्ड इन्फ्लेशन बढ़ेगा। वर्ल्ड में इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो फूड एंड ऑयल क्राइसिस हो जाएगा। ऑयल, ये दोनों होने के बाद पूरे दुनिया को इकोनॉमिक डाउनवर्ड ट्रेंड दिखने लगेगी। इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा। तो वेस्ट एशिया पीसफुल होना बहुत ज़रूरी है, वो रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इजराइल और हमास के बीच में जो वॉर का जो अभी पीस चल रहा है उसको कैसे बरकरार रखा जाए उसके बारे में बात हुई। दूसरा, चाबहार पोर्ट, और तीसरा INSTC। तो इसके बारे में हम देखते हैं। चाबहार पोर्ट जो है वो यहाँ पे सिचुएटेड है, जो पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के बहुत करीब है। अब हम इस चाबहार पोर्ट क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ से पाकिस्तान को बाईपास करके डायरेक्ट अफगानिस्तान के एक्सेस चाहते हैं, क्योंकि चाबहार पोर्ट से जहेदान से जरान से काबुल। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये इंडिया पुश कर रहा है, लेकिन कुछ सैंक्शंस की वजह से ये हम अच्छे से कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चैलेंजेस भी हैं इस रिलेशन को लेके। और दूसरा है INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो ये बताया गया है कि इंडिया से ईरान को कनेक्ट किया जाएगा, ईरान से अजरबैजान को, फिर ये पूरा यूरोप नॉर्थ सी होते हुए ये पूरा इंडिया को कनेक्ट करेगा। ये 2001 या 2002 में लॉन्च हुआ था, अभी मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, एक बार इसको आप कंफर्म कर लीजिएगा कब लॉन्च हुआ था। तो इस प्रोजेक्ट पे बहुत सारी अड़चनें आ रही हैं, तो इसको कैसे बढ़ाया जाए, इसको कैसे वापस से स्टार्ट किया जाए उसके बारे में बात हुई है। तो आगे बढ़ते हैं। एडिटोरियल है पहला कि बिहार डिमांड कर रहा है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। अब स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने के कुछ क्राइटेरियाज हैं। ये क्राइटेरियाज यहाँ लिखे हैं, 5 क्राइटेरिया होते हैं। हिली एंड डिफिकल्ट टेरेन होना चाहिए, लो पॉपुलेशन डेंसिटी होना चाहिए, स्ट्रेटजिक लोकेशन होना चाहिए जैसे बॉर्डर एरियाज, और इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकवर्डनेस होना चाहिए। और 5वां है नॉन वायबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंसेस, यानी स्टेट के फाइनेंसेस ना हो। तो बिहार में तो सिर्फ दो ही कैटेगरी लागू हो रहा है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, और उनके पास ऐसा कोई स्टेट फाइनेंस करने के लिए, जैसे जब से झारखंड अलग हुआ है तो मिनरल्स चले गए हैं झारखंड में, और सिर्फ एग्रीकल्चर ही बिहार में बचा है और इंडस्ट्रीज़ वहाँ है नहीं। तो इस वजह से वहाँ पे लो डेवलपमेंट है। तो बिहार इसी वजह से डिमांड कर रहा है। और बिहार की पर कैपिटा इनकम सिर्फ 54,000 है, जो कि वन ऑफ द पुअरेस्ट स्टेट बना देता है बिहार को। और इसके लिए रघुराम राजन कमेटी बनाई गई थी। उन्होंने क्या बोला कि प्लेस्ड बिहार इन द लीस्ट डेवलप्ड कंट्री एंड सजेस्टेड अ न्यू मेथडोलॉजी बेस्ड ऑन मल्टीपल डायमेंशनल इंडेक्स। उनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो सारे फुलफिलमेंट नहीं करें, लेकिन उनको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू सम न्यू मेथडोलॉजी। अब वो कैसे होगा, क्या होगा, वो जब नई न्यूज़ आएगी तो पता चलेगा। ठीक है, और ये बताया गया है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को क्या फ़ायदा मिलता है। तो फ़ायदा ये मिलता है कि कुछ स्कीम्स में 90 और 10 का फ़ायदा मिल जाता है, कि 90% सेंटर गवर्नमेंट देती है और 10% स्टेट को लगाना पड़ता है। तो ये कुछ फ़ायदे हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का। तो होप आपको ये एडिटोरियल समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अर्बन पॉल्यूशन के बारे में। ये 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि पॉल्यूशन और अर्बनाइजेशन। तो इसमें इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में बताया गया है कि जैसे जो ट्रक्स हैं वो कैसे बहुत ज़्यादा, जो ट्रक्स का कंट्रीब्यूशन है 90% ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट CO2 एमिशंस। और आपको पता है कि लास्ट माइल डिलीवरी के लिए ट्रेन नहीं जा सकता, तो वहाँ पे ट्रक्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। और ट्रक्स बढ़ने वाले हैं, तो किस तरीके से हम ट्रक्स को मोर एफिशिएंट बना सके ताकि हमारी जो अर्बन पॉल्यूशन है वो कम हो सके। ठीक है, अर्बन एरियाज़ में जो पॉल्यूशन है वो कम हो सके। तो क्या है, इतने EV ट्रक्स की डिमांड हो जाएगी। ठीक है, तो ये ज़्यादा कुछ है नहीं। इसमें बताया गया ग्रीन फ्राइट कॉरिडोर्स बनाए जाएँ, जिसमें सिर्फ अलग से एक्सप्रेसवे बनाएं जहाँ पे सिर्फ ट्रक्स चल रहे हैं। तो ये आप एक पॉइंट लिख सकते हैं कि हम कैसे फ्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा सकता है। ठीक है, इन द रोडवेज। ठीक है, रोडवेज में कर सकते हैं, रेलवेज में ये हो चुका है। ओके, आगे है कि हिमालय को जो हम अभी, जैसे कि आपको पता होगा 41 वर्कर्स टनल में फंसे हुए हैं पिछले 40 दिनों से। ठीक है, लेकिन ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि हम हिमालयन इकोसिस्टम को, इकोलॉजी को समझ नहीं रह रहा है और वहाँ पे अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट किए जा रहे हैं। तो वहाँ पे
किस तरीके से इकोलॉजी को हमको ध्यान में लेके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स प्लान करने पड़ेंगे, तो वो उसके बारे में बात की गई। ये आप खुद से पढ़िएगा, खुद एनालाइज कीजिएगा, आपको समझ में आएगा। तो ये था 27 नवंबर का न्यूज़पेपर। अब आगे चलते हैं 28 नवंबर। तो पहला ये है कि इलेक्शन कमीशन स्टॉप्स तेलंगाना फार्मर एड स्कीम। तो यहाँ आपको दो चीज़ जानने की ज़रूरत है। पहला कि ये स्कीम का क्या नाम है, रायथू बंधु। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है फार्मर्स की इनकम को डबल करने के लिए, जिसमें कैश बेनिफिट 10,000 रुपीज़ दिए जाते हैं, ठीक है। और इलेक्शन कमीशन ने ये स्टॉप क्यों किया, बिकॉज ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो आपको दो चीज़ जानना है, इलेक्शंस के बारे में और ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है। ये लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, जब आप इलेक्शन कमीशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे इलेक्शंस के बारे में अच्छे से दिया हुआ है, तो आप वहाँ लक्ष्मीकांत से पढ़ लेंगे, ठीक है। आपको स्टैंडर्ड सोर्स को ही अपना मेन सोर्स बनाना है, ठीक है। करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से आपको इश्यूज़ पता चलेंगे, लेकिन उन इश्यूज़ को अपना स्ट्रेंथ कैसे बनाएंगे वो जब आप स्टैंडर्ड बुक्स को बार बार रिवाइज करेंगे तब। तो होप यू गेट दिस आर्टिकल एज वेल। रायथू बंधु स्कीम, इलेक्शन कमीशन और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे चढ़ते हैं। ये एक रिपोर्ट आई है जो कि कुछ सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ने रिलीज़ किया है। इसमें ये बताया गया है कि इंडिया जो पिछले मोदी गवर्नमेंट पिछले 9.5 ईयर्स की है, जितना उन्होंने प्रॉमिस किया और कितना डिलीवर किया, उसके बीच में गैप क्या है। तो गैप में दो तीन बातें अच्छे से बताई गई हैं कि करप्शन और इनइक्वालिटी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और इसके अलावा जो पार्लियामेंट्री डिबेट्स हैं उनका जो लेवल है वो गिरता जा रहा है। तो 2021 में एक मेंस का क्वेश्चन भी है जिसमें ये बताया गया है कि व्हाट आर द रीजंस फॉर डिक्लाइन इन द क्वालिटी ऑफ डिबेट्स इन द पार्लियामेंट। तो आपको इसके बारे में सोचना है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि क्वालिटी ऑफ डिबेट्स जो पार्लियामेंट में होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये आर्टिकल समझ में आएगा कि ये क्या बताने के बारे में क्या बताना चाह रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक इंटरनेशनल लेवल रिपोर्ट की ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है कि हर साल 30 लाख वर्कर की जान जाती है बिकॉज ऑफ वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट और डिजीजेस। इसमें सबसे बड़ा कारण है लॉन्ग वर्किंग आवर्स। जो काम कर रहा है मजदूर, उनके बारे में ये लॉन्ग वर्किंग आवर्स की वजह से मर रहे हैं। और भी क्या क्या कारण है वो यहाँ पे दिए गए हैं, आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। दूसरा ये बताया गया है कि कौन कौन से ILO कन्वेंशंस हैं। इसमें 2 कन्वेंशन हैं, उनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। पहला नंबर 155 और दूसरा नंबर 187, ठीक है। तो ये 2 कन्वेंशन आपको पढ़ना है। तीसरा आपको पढ़ना है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इससे क्वेश्चन बहुत बार आए हैं। रिपोर्ट्स पढ़ना है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है और इसने नोबेल पीस प्राइज़ भी जीता हुआ है। क्यों एस्टेब्लिश किया गया था, किस ईयर में किया गया था, ये भी आपको पढ़ना है। और ये कन्वेंशन के बारे में पढ़ना है और हम वर्कर्स की जो प्रॉब्लम्स उसको कैसे एड्रेस कर सके। तो यहाँ पे कुछ सजेशंस दिए गए हैं, सॉल्यूशंस दिए गए हैं, तो इनको आपको अपने नोट्स में लिख लेना है, ठीक है। चाइल्ड लेबर को ख़त्म करना है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट और ऑक्यूपेशन के बेसिस पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करना है। सेफ़ और हेल्दी एनवायरनमेंट देना है, उनको फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का राइट्स देना है। तो ये कुछ यहाँ पे तरीके दिए गए हैं कि जो वर्कर्स हैं उनके राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किए जा सके। होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अब इंडियाज़ के स्पेस एमिशंस के बारे में बताया गया है कि कैसे 2047 तक का रोड मैप तैयार है, जिसमें हम अलग अलग स्पेस एक्सप्लोरेशंस करेंगे, खुद का स्पेस स्टेशन बनाएंगे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तर्ज पे हम अपना खुद का स्टेशन बताएंगे। और काफ़ी अभी तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं बताया, मैं एक आर्टिकल लिखने वाला हूँ 60 ईयर्स ऑफ इसरो। उसमें हम इसरो का पूरा फ्रॉम 1962 जब इंडियन कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च इस्टेब्लिश की गई बाई ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, तब से लेकर 2023 चंद्रयान और गगनयान और शुक्रयान जो हम कर रहे हैं सबके बारे में एक लंबा सा थ्रेड होगा जो मैं लिखने वाला हूँ कुछ समय। तो स्टे ट्यून्ड, रिसर्च वर्क चल रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस ये है कि इंडिया के स्पेस एम्बिशन अब बढ़ रहे हैं। इंडिया का स्पेस एक्सप्लोरेशन बहुत एफिशिएंट है, बट वर्ल्ड में सिर्फ उसका कंट्रीब्यूशन 2% है। स्पेस इकोनॉमी में इंडियन स्पेस का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 2% है। हम इसको 10% तक ले जाना चाहते हैं
35 तक, ये हमारा टारगेट है कि 2% से हम 10%, यानी 500% ग्रोथ हम चाहते हैं अगले 10 ईयर्स के अंदर। ठीक है, तो होप यू गेट दिस आर्टिकल। आगे बढ़ते हैं। बुकर प्राइज़ मिला है इस बार पॉल लिंच को, उनकी एक किताब है प्रॉफिट सॉन्ग, इसको आप लिख लेंगे क्योंकि ये कभी कभी ट्रिवियल क्वेश्चंस भी यूपीएससी पूछ रहा है। तो बुकर प्राइज़ बुक के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज़ होता है, इसमें प्राइज़ मनी मिलता है 50,000 पाउंड्स, जो कि होता है $63,000 के इक्विवेलेंट। होप यू गेट दिस आर्टिकल। आगे बढ़ते हैं। ये एक एडिटोरियल बहुत अच्छा है फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में। ठीक है, कैसे हमारा जो इंटरनेट है जो दुनिया को कनेक्ट किया है उसमें फाइबर ऑप्टिक्स का क्या रोल है, तो ये किस प्रिंसिपल पे चलता है, इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के प्रिंसिपल पे। यहाँ पे आपको साइंस के बारे में पता चलेगा, यहाँ पे आपको इसका टेक यूज़ के बारे में पता चलेगा। तो ये आर्टिकल बहुत अच्छा है, इसको पढ़ना चाहिए। होप यू गेट दिस आर्टिकल। आगे है। ठीक है, क्या क्या जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस अभी वर्ल्ड फेस कर रहा है। ठीक है, वो हो गया वॉर, वो हो गया ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, वो हो गया रेफ्यूजी क्राइसिस, वो हो गया फूड इन्फ्लेशन, ऑयल इन्फ्लेशन। तो ये सब हम प्रॉब्लम्स वर्ल्ड में आज फेस कर रहे हैं। और इसके अलावा टेक्नोलॉजी के फील्ड में डीप फेक, ठीक है, एआई का रिवोल्यूशन जो हो रहा है उसमें हम क्या क्या प्रॉब्लम है, और नए नए वॉरफेयर के मेथड आ गए हैं, केमिकल, बायोलॉजिकल। तो ये आर्टिकल आपको पढ़ के समझ में आएगा कि क्या क्या यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये आर्टिकल भी अच्छे से पढ़िएगा, ये आर्टिकल भी अच्छे से पढ़िएगा। तो ये था आज का 28 नवंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे से इसको शेयर कीजिए। बड़ा बनाते हैं कुछ अच्छा सा, एक न्यू तरीके का इनिशिएटिव है। यहाँ मैं 2 घंटे की क्लास नहीं लेता हूँ, 15 से 20 मिनट में आपको समझा देता हूँ कि कैसे स्टैटिक पोर्शन और करंट अफेयर्स की मिलाया जाए, और कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, कैसे न्यूज़पेपर जो खुद से पढ़ेंगे 2 घंटे लगते हैं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर आपको PDF मिलेगी, सिर्फ वही आर्टिकल इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे आप कमेंट्री सुन लेंगे रात में, तो आपका एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो जाएगा करंट अफेयर्स के। और स्टैटिक पोर्शन में मैं टॉपिक बताता रहता हूँ कि आज जाके गवर्नर को रिवाइज़ कीजिए, आज जाको इलेक्शन कमीशन को रिवाइज़ कीजिए, आज जाके ये रिवाइज़ कीजिए। तो होप आपको ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, एंड लाइक ज़रूर कीजिए, और कमेंट में सुझाव ज़रूर बताइए। आप कमेंट नहीं करते हैं, कुछ कुछ सुझाव ज़रूर दीजिए। सो थैंक यू सो मच।